तो स्टूडेंट, आज हम लोग 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर यानी DOS का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस से आपको ये समझ आएगा कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आपके सेमेस्टर के लिए कितना खतरनाक है, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए कितना खतरनाक है। जब दोनों बात समझ आएगा तो इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आप एक सिविल इंजीनियर हो, यानी सिविल इंजीनियर होने के नाते ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, जब इतनी बात कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि आपको स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन के लिए कौन कौन सी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। यही सब्जेक्ट का कभी कभी प्यार से हम लोग बोल देते हैं स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन। ठीक है ना। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, प्यार से इसको बोलते हैं DOS। कभी कभी ज़्यादा प्यार होता है तो बोलते हैं डॉस, और ख़तरनाक अंदाज में बोला था तब बोलते हैं डॉसवा। ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि स्टील कहाँ से आया, स्टील क्या है, कैसे कैसे पहचाने कि यही स्टील है। ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे स्टील के बारे में। जब हम लोग स्टील समझ लेंगे तब हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ को एक एक टर्म को आज समझने की कोशिश करेंगे। जब इतना बात समझ लेंगे तब हम लोग सिलेबस का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। ठीक है। हाँ, सबसे पहला टारगेट हमको स्टील बनाना है। क्या है? स्टील बनाना। तो देखिए, बड़ा आराम से हम लोग स्टील बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर बचपन की याद आ रहा होगा, बचपन की याद कहने का मतलब, बचपन का याद कहने का मतलब ये कि आप सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़े होंगे और वहाँ पे आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सारा बात यहाँ पे काम की बात बताया जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है। हाँ, सपोज करिए कि ये इसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। क्या नाम है? ब्लास्ट फर्नेस। दिखाई पड़ रहा है इधर? हाँ, ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है ना, जिसकी हाइट 60 से 80 मीटर के आसपास होती है। कोई कोई बुक चक्कर लगा देता है 60 से 70 मीटर। ठीक है ना, तो यही रेंज में होती है, 60 से 80 मीटर के रेंज में। इतनी हाइट की एक ब्लास्ट फर्नेस, जिसको बात्य भट्ठी बोलते हैं, इतनी हाइट की बात्य भट्ठी होती है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेमाटाइट डालते हैं, हेमाटाइट। ठीक है ना, हेमाटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है, और हेमाटाइट के साथ फ्यूल के फॉर्म में कार्बन डालते हैं और CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और उसके साथ SiO2 डालते हैं। इतना चीज़ डालने के बाद यहाँ पे इस भट्ठी के ऊपर डाल देते हैं, और भट्ठी में बहुत सारे टेम्परेचर जोन होते हैं, और जोन के बाद यहाँ से बहुत सारे बीच में रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन होने के बाद नीचे दिखाई पड़ा ना। हाँ, रिएक्शन होने के बाद यहाँ से क्या होते हैं कि दो इस तरह से होल बने होते हैं, तो एक होल से स्लैग निकलता है, एक होल से क्या निकलता है? स्लैग निकलता है। बड़े आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक होल से मोल्टेन आयरन निकलता है। कौन सा आयरन निकलता है बाबू? मोल्टेन आयरन, MOLTAIN, मोल्टेन आयरन। इस चीज़ को आप समझिएगा। मोल्टेन आयरन कहने का मतलब पिघला हुआ आयरन निकलता है, और इस पिघला हुआ आयरन में 5% या कभी कभी रेंज में देता है 4 से 5% कार्बन की इम्प्यूरिटी होता है। बताओ, 4 से 5% कार्बन की इम्प्यूरिटी यहाँ पे होता है इस मोल्टेन आयरन में। ये क्या है? कार्बन इम्प्यूरिटी, कार्बन की, दिखाई पड़ा ना? हाँ, कार्बन इम्प्यूरिटी जो होती है वो 4 से 5% होता है इस मोल्टेन आयरन में। तो बड़ा आसानी से कहिए कि इस मोल्टेन आयरन को ही नाम देते हैं हम लोग पिग आयरन। क्या बोलते हैं? पिग आयरन। ठीक है ना, और पिग आयरन को जनरली यूज बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है, बहुत आसानी से ये टूट फट जाता है। इसको बहुत कम ही जगह पर यूज करते हैं।
पिग अपने आप में एक खराब वर्ड होता है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए, इसको बूंदा वाला आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूंदा आयरन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरली चापाकल ये सब जो बनता है ना, पुराना ज़माना वाला चापाकल, ठीक है ना, वो पिग आयरन से ही बनता था, ठीक है ना, चापाकल की बॉडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी तक ये समझें कि ब्लास्ट फर्नेस से जो हमको लोहा मिलेगा उस लोहा को बोलेंगे पिग आयरन, ठीक है ना। पिग आयरन में कार्बन की जो परसेंटेज होता है वो 4% से 5% के बीच वेरी करता है, और इसमें लोहा का जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ Fe जो होता है वो 93% होता है। और भी अदर इम्प्यूरिटी होता है, और भी अदर इम्प्यूरिटी होता है, लेकिन वो इम्प्यूरिटी को यहाँ पे अनकंसिडर करते हैं। कौन कौन इम्प्यूरिटी होता है थोड़ा सा एक जगह देख लीजिए। मैग्नीज होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, ये सब इम्प्यूरिटीज होता है बहुत कम अमाउंट में, ठीक है ना। देखिए तो 93% ये 5% ये, यानी 93, 5, 98%, लगभग 2% के आसपास पिग आयरन में और अदर इंग्रेडिएंट का क्या होता है बाबू? इम्प्यूरिटी होता है। देखिए ये सब चीज़ इसलिए बताया जा रहा है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ डायरेक्ट वन लाइनर में पूछ देता है, तो इंट्रोडक्शन से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग को दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है ना, इसीलिए इस चीज़ को आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब हमको ये टारगेट होना चाहिए कि लोहा में कार्बन की परसेंटेज कम हो। अच्छा सर, लोहा में कार्बन की परसेंटेज कम करने के पीछे काहे पड़ रहे हैं? तो उसके पीछे की लॉजिक ये है कि अगर लोहा में कार्बन की परसेंटेज अगर कम करते हैं तो लोहा का एक प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, लोहा में कार्बन की परसेंटेज अगर आप कम करते हैं तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। और जब कभी भी स्टील स्ट्रक्चर की बात करें, स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर के लिए डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इंक्रीज रहना चाहिए, सबसे बढ़िया क्वालिटी के रहना चाहिए। यानी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगा तो वो स्ट्रक्चर उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा सर, क्या एक ही प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है? नहीं, यहाँ पे अगर कार्बन की परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, कार्बन की परसेंटेज लोहा में जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो ब्रिटलनेस बढ़ेगा। क्या होगा? ब्रिटलनेस बढ़ेगा, और ब्रिटलनेस जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दो बात आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इंट्रोडक्शन से, कि जब लोहा में कार्बन की परसेंटेज को कम करते हैं तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ता है, और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ता है तो हम लोग उस स्टील को स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। लेकिन कार्बन की परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो ब्रिटल नेचर का होगा, जिससे स्ट्रेंथ तो ज़्यादा देगा लेकिन स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे टारगेट है कि आयरन से हम लोग चाहें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो कार्बन को बाहर निकाल दो, क्योंकि हम लोग को बनाना है स्ट्रक्चर। क्या होता है स्ट्रक्चर? बाद में भी तुरंत सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले तो हम कार्बन निकालने की कोशिश करें। तो पिग आयरन में हम लोग क्या करते हैं? पिग आयरन से कार्बन निकालने की हम लोग को टारगेट है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक स्क्रैप आयरन डालते हैं। एक स्क्रैप आयरन और कार्बन फ्यूल के जैसा यूज करके ऑक्सीजन के प्रेजेंट में गर्म करते हैं, यानी इसको बोलते हैं रीमेल्टिंग, यानी दोबारा से पिघलाना। रीमेल्टिंग करते हैं तो यहाँ से जो हम लोग को आयरन बनता है उस आयरन को बोलते हैं कास्ट आयरन। क्या बोलते हैं बाबू? कास्ट आयरन। देखिए बड़े आराम से चीज़ों को समझिए। देखिए जब कास्ट आयरन बनते हैं तो कास्ट आयरन में जो कार्बन की इम्प्यूरिटी होता है, कास्ट आयरन में जो कार्बन की इम्प्यूरिटी होता है, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है बड़े आसानी से 2% से लेकर के 5% के बीच कार्बन की इम्प्यूरिटी होता है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सर यहाँ पे पिग आयरन था, यहाँ पे बनाए कास्ट आयरन, तो बताओ कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितना होगा? तो सर 2% से 5% के बीच होगा, ठीक है ना। कोई बुक वाला क्या करता है ना 2.5 लिख देता है, ठीक है ना, तो 2.5 भी चलेगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, कास्ट आयरन जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। कास्ट आयरन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वाइट कास्ट आयरन, और एक होता है ग्रे कास्ट
कास्ट आयरन। इस चीज़ को आप बड़े आसानी से समझिएगा। ऐसा आयरन के बारे में इतना डीप में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आयरन यानी स्टील के ही बारे में बात करना, सिर्फ आयरन से ही बना हुआ सब कुछ के बारे में बात करना, तो आयरन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ, वाइट कास्ट आयरन में जो प्रेजेंट होता है वाइट सिलिकेट प्रेजेंट होता है, जिसको FeC बोलते हैं। FeC की वजह से इसको बोलते हैं वाइट कास्ट आयरन। इसमें जो कार्बन की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है वो ग्रेफाइट के रूप में प्रेजेंट होता है, यानी ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन ग्रेफाइट, ठीक है ना। इस चीज को बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कास्ट आयरन दो टाइप के हुआ, वाइट कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे ग्रेफाइट के रूप में। वाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन की इम्प्यूरिटी होगा वो एक तरह का सिलिकेट या सिलिकेट कह रहे हैं स्लैग के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। चलिए, कास्ट आयरन के बारे में तो कंप्लीट एनालिसिस कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इधर इरेज करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा कि जब लोहा में कार्बन की परसेंटेज डिक्रीज करते हैं, लोहा में कार्बन की परसेंटेज कम करते हैं, तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज करते हैं, और हमारा टारगेट भी वही है। अब हमको कास्ट आयरन से हमको बनाया जाता है दो तरह का आयरन। कास्ट आयरन से ही बनाया जाता है दो तरह का आयरन। एक को बोलते हैं रॉट आयरन, क्या बोलते हैं, WROUGHT, रॉट आयरन। और रॉट आयरन को बनाने के लिए एक मेथड है, जिस मेथड को बोलते हैं पुडलिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं बाबू, पुडलिंग प्रोसेस, ठीक है ना। हाँ, रॉट आयरन को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पुडलिंग प्रोसेस, और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है, इसमें कार्बन की परसेंटेज लेस देन 0.2%, ठीक है ना। 0.2% से अगर कम रहेगा तब उस आयरन को बोलेंगे रॉट आयरन। यहाँ तक आपको ये बात समझ आनी चाहिए। कोई बुक वाला थोड़ा बहुत यहाँ पे परसेंटेज का चक्कर लगा देता है, 1.5% कोई लिखता है। IAS मास्टर लिखा है इसको लेस देन, इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन 1.5%। IAS मास्टर के अकॉर्डिंग ये डाटा है, ठीक है ना। लेकिन मोर करेक्ट, ऑलरेडी ये पूरा डाटा क्रॉस चेक करके यहाँ पे डाला गया, ये ही डाटा आप लोग याद रखिएगा। IAS मास्टर अगर जब पढ़िएगा तो आपको ये डाटा दिया गया है, लेकिन ये डाटा पूरी तरह से क्रॉस चेक कर लिया गया है, यही डाटा आपके लिए सही है। तो बताओ, रॉट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा बाबू, तो आप लोग बोलिएगा 0.2%, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू IAS मास्टर इतना परसेंट, ठीक है ना। हाँ, यानी इसीलिए रॉट आयरन को बोलते हैं प्यार से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन का सबसे शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्ध आयरन। कोई बोलेगा कि बताओ सबसे शुद्ध लोहा किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं रॉट आयरन। और रॉट आयरन को ही बोलते थे बाबू पिटवा लोहा। अरे इसी को तो बोलते थे पिटवा लोहा हिंदी वाले लोग। अरे कास्ट आयरन को ही तो बोलते थे ढालवा लोहा। इस चीज़ को आप समझ गए। बिहार बोर्ड वाले लोग अपन तो यही अंदाज में है, इसी को बोलते थे रॉट आयरन को बोलते थे पिटवा लोहा, और इसको बोलते थे ढालवा लोहा, ठीक है ना। हाँ, अब बात आता है कास्ट आयरन से ही एक और तरह का आयरन के एलॉय बनाया जाता है जिसका नाम है स्टील। क्या बोलते हैं, स्टील। और स्टील में जो कार्बन की इम्प्यूरिटी रहता है, 2%, 0.2% से लेकर के 2% के बीच वेरी करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरी तरह से डाटा ऑलरेडी क्रॉस चेक किया गया है। 0.2% से लेकर के 2% के बीच वेरी करता है, ठीक है ना। हाँ, स्टील कौन प्रोसेस से बनाया जाता है, तो स्टील को बनाने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस है। बेसेमेराइजेशन प्रोसेस भी है, ठीक है ना। बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस भी है, ठीक है ना।
बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एलडी आर्क प्रोसेस, एलडी आर्क प्रोसेस, ठीक है ना। ओपन हार्थ प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस है जिससे क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग को अभी यहाँ पे नहीं जानना है, हम लोग को ये जान लेना है कि स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितना कितना होता है। तो आप लोग इस डाटा को पूरी तरह से क्रॉस चेक करके बताया गया है, 0.2% से लेकर के 2% के बीच वेरी करता है, ठीक है। अभी तुरंत बताया जाएगा कि कैसे कैसे वेरी करता है। हाँ, बहुत सारे बुक देखिएगा तो ये जो परसेंटेज के लिए कन्फ्यूज करिए, तो आप यहाँ पे जो परसेंटेज बताया जा रहा है उस परसेंटेज को पूरा याद रखिएगा और इसी के रेंज में आपके ऑप्शंस आएंगे और टिक आउट करना होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे स्टील हमको बनाना था, स्टील हमको बनाना था स्टील, और स्टील बना लिए कहाँ से, तो लोहा से। एक और टारगेट था कि लोहा में कार्बन की परसेंटेज कम करना था और फाइनली हम लोग बहुत कम कर लिए कार्बन की परसेंटेज। तो देख लीजिए लोहा में कार्बन की परसेंटेज कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, इतना कम कर दिए कि 0.02% तक आ गया। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए स्टील एक एलॉय है, ये भी आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी आप समझिएगा। अरे हिंदी में बिहार बोर्ड वाला बोलता था मिश्र धातु, अरे यही तो बात है, मिश्र धातु बोलते थे जिसमें कार्बन और लोहा की मिश्रण होती थी, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से जो स्टील होता है, ये स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेस पर 3 टाइप के आपको यहाँ पे स्टील मिलता है। लो कार्बन स्टील, एक होता है लो कार्बन स्टील, और एक होता है आपको मीडियम कार्बन स्टील, और एक होता है हाई कार्बन स्टील। इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होता है, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहाँ पे लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.1 से लेकर के 0.25% तक होता है, ठीक है ना। लो कार्बन स्टील में कार्बन की जो परसेंटेज होता है 0.1% से लेकर के 0.2% तक होता है। मीडियम कार्बन में क्या होता है, 0.25% से लेकर के 0.6% तक होता है। आप जब गूगल पर सर्च मारोगे ना तो इसको देगा 0.3% से लेकर के 0.6% तक। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये डाटा पूरी तरह से ऑलरेडी क्रॉस चेक करके हम बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाई कार्बन स्टील में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है 0.6 से लेकर के 1.7% तक होता है। कभी कभी लिखता है 0.6 से लेकर 1.1% तक लिखता है, ठीक है ना। लेकिन आपको इस डाटा को हमेशा दिमाग में रखना है, इस डाटा को हमेशा ध्यान में रखना है। ये डाटा आपको फर्जी डाटा है, डुप्लीकेट डाटा है, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए इस डाटा को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इस डाटा को आप माइंड में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपको लो कार्बन स्टील को याद रखना है कि सर लो कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, तो 0.1% से लेकर के 0.2% तक 25% तक होता है। चलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लो कार्बन स्टील को ही हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर में, यानी स्ट्रक्चर बनाने में हम लोग यूज करते हैं, यानी लो कार्बन स्टील यूज्ड इन स्ट्रक्चरल। दिखाई पड़ रहा ना, नहीं दिखाई पड़ रहा, नहीं, ऊपर लिखते हैं। चलिए इधर थोड़ा सा ऊपर इरेज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके थोड़ा सा। हाँ, लो कार्बन स्टील को ही बोलते हैं इट इज़
लो कार्बन स्टील को ही हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर, यानी ऐसा लिखेंगे, कहाँ पे लिख दें, हाँ जगह तो नहीं है ना, बढ़िया से जगह बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, कोई अकबकाना नहीं है, एकदम आराम आराम से सारे टॉपिक एक एक करके आसानी से कवर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो लिखेंगे लो जनरली ऐसा लिखो ना, लो कार्बन स्टील used in structure, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ, जनरली स्ट्रक्चर में हम लोग कौन सा कार्बन यूज करते हैं, लो कार्बन स्टील का यूज करते हैं, यानी लो कार्बन स्टील को ही हम लोग एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, ये स्टील को, यही लो कार्बन स्टील से ही बनाया जाता है एक नया टाइप का स्टील जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जिसका नाम है माइल्ड स्टील, ठीक है ना। हाँ, इसी को बोलते हैं MS, शॉर्ट में बोलते हैं MS। जब कभी भी MS बोले तो आप लोग को दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए कि सर माइल्ड स्टील की कहानी कर रहे हैं, किसकी कहानी कर रहे हैं, माइल्ड स्टील की। तो अभी तक इतना बात पढ़ने से हमको ये पता चला, अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही हैं, अभी हम लोग बहुत सारे प्रोसेस का यूज करके हम लोग क्या किए, बना रहे हैं माइल्ड स्टील। एक बार फिर से थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोग हेमाटाइट लिए, और हेमाटाइट से हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद हम लोग यहाँ से बनाए पिग आयरन में कार्बन की इम्प्योरिटी 4 से 5% मिले, और 4 से 5% जब कार्बन की इम्प्योरिटी मिले तो वहाँ पे पिग आयरन में जो लोहा के परसेंटेज होता है वो 93% होता है। हमको चाहिए, हमारा टारगेट ये है कि लोहा में कार्बन की परसेंटेज कम हो, तो कम करने के लिए हम लोग क्या कुछ दिमाग लगाते हैं, वो स्क्रैप आयरन डाल करके कार्बन के साथ ऑक्सीजन में हम लोग क्या करते हैं, रीमेल्टिंग करते हैं, यानी फिर से गलाते हैं, और गलाने के बाद हमको यहाँ से मिलता है कास्ट आयरन को हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा, और ढलवा लोहा दो तरह के मिला, एक मिला वाइट कास्ट आयरन और एक मिला ग्रे कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन FeC है, और ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की इम्प्योरिटी जो होता है वो ग्रेफाइट के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ आया, और यहाँ पे परसेंटेज देखे थे 2.5% से लेकर के 5% तक इसकी क्लियर कट बाउंड्री है। चलो, कास्ट आयरन, इतना बात आपको भी समझ आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही आगे मूव करते हैं तो कास्ट आयरन से ही हम लोग क्या कर रहे थे, दो टाइप के आयरन बना रहे थे। हमको अगर रॉट आयरन बनाना है तो पुडलिंग प्रोसेस का यूज कर लेंगे कास्ट आयरन से, तो हमारा रॉट आयरन बन जाएगा। रॉट आयरन की ब्यूटी है कि सबसे शुद्ध लोहा होता है, जिसको प्यार से बोलते हैं पिटवा लोहा। उसके बाद हमारा जो टारगेट था, फाइनल बात था स्टील बनाना, हम लोग स्टील बना दिया। स्टील एक एलॉय है जिसमें कार्बन की इम्प्योरिटी 0.2% से लेकर के 2% तक होता है, लेकिन सारे स्टील को हम लोग स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते हैं। स्टील का भी 3 तरह का स्टील देखे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेनिंग, तो हम देख रहे हैं लो कार्बन स्टील में हम लोग कार्बन की परसेंटेज देख रहे हैं 0.1% से 0.25%, जिसको बोलते हैं माइल्ड स्टील। यही लो कार्बन स्टील को हम लोग स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ये दोनों का स्ट्रक्चर में बहुत कम कभी कभार यूज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस में हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर के जैसा कौन सा यूज करते हैं, तो बोलेंगे सर माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। चलो, इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि कंपनी बनाता है तो लोहा कैसा दिखने में लगता होगा जब कंपनी से निकलता होगा, और कौन बेसिस पर बनाता होगा, कितना बड़ा बड़ा बनाता होगा, कितना छोटा छोटा बनाता होगा। जब हम लोग स्ट्रक्चर इतना छोटा बनाना है, लोहा इतना बड़ा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। एकदम पेशेंसली आप लोग इस वीडियो लेक्चर को कवर करेंगे। इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हट जाते हैं। बहुत है, पिछला बार इस बात की शिकायत थी कि सर आप हटवे नहीं करते हो, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी आदत में सुधार आएगा और आना ही चाहिए, क्योंकि जानते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। परिवर्तन अपने अंदर करना चाहिए, सुधार करना चाहिए।
ठीक है। चलो यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया कि कार्बन की परसेंटेज का क्या लफड़ा है, और यहाँ पे जो डाटा बताया गया है पूरी तरह से एक्यूरेट बताया गया, क्रॉस चेक करके बताया गया है, ठीक है ना। हाँ, आप अपने कॉन्फिडेंस इसी डाटा के ऊपर रखेंगे, इस पर जब क्वेश्चंस भी कराया जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी तक हम लोग कंपनी में ही घूम रहे हैं, अभी तक हम लोग कंपनी में ही घूम रहे हैं, फैक्ट्री में ही घूम रहे हैं जहाँ से स्टील बना रहे थे। अभी तक हमको मिला स्टील, ठीक है ना। स्टील बना कहाँ पे? कंपनी में। कोई कंपनी में बना, कंपनी में कोई स्टील बना तो बड़ा आसानी से इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब कंपनी में स्टील बना तो कैसा कैसा स्टील होगा। तो स्टील जो होता है, जब कंपनी से स्टील बनता है तो उस समय उसको स्टील का सेक्शन के फॉर्म में बनता है। कांची के फॉर्म में बनता है? सेक्शन के फॉर्म में बनता है। और बहुत सारे टाइप के सेक्शन आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ के आए होंगे, जैसे चैनल सेक्शन, ठीक है ना। चैनल सेक्शन के अगर थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो आपको कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब कंपनी से बन के आते हैं तो चैनल सेक्शन ऐसा नहीं रहता। जब कंपनी से डायरेक्ट बन के आते हैं तो चैनल सेक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे हल्का मुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे हल्का मुड़ा होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है आई सेक्शन, ठीक है ना, जिसको प्यार से बीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। देखिए ये भी ए आई सेक्शन हुआ, ठीक है ना। बड़ा आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बीम, इसको बोलते हैं बीम। उसके बाद आता है एंगल सेक्शन। बहुत सारे टाइप के सेक्शन हैं एंगल सेक्शन। आज सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, सबका एक एक टाइप से बताया जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल सेक्शन, ठीक है ना। एंगल सेक्शन में भी बहुत सारे एंगल आते हैं, जो रिकमेंडेड करेगा कौन बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको आएगा फ्लैट, आएगा स्ट्रिप, आएगा फ्लैट, आएगा स्टीरअप, आएगा स्ट्रिप, आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत तरह के होंगे सारे चीज़। देखिए यहाँ पे हम लोग जब कंपनी से निकलते थे ये सारे सेक्शन होते हैं, और ये सारे सेक्शन का डायमेंशन क्या होता है? फ्लैट इस तरह से होता है, ठीक है ना। स्टीरअप बहुत पतला होता है, सब थिकनेस का लफड़ा है, ठीक है ना। हाँ, देखिए चैनल सेक्शन कैसा होता है देखने में, आई सेक्शन कैसा होता है, एंगल सेक्शन कैसा होता है, फ्लैट सेक्शन कैसा होता है, स्टीरअप कैसा होता है, ये सब का अभी एक करके एनिमेशन लगाते हैं। देखिए ये चैनल सेक्शन हुआ, ये बीम सेक्शन हुआ, ये एंगल सेक्शन हुआ, ये फ्लैट सेक्शन हुआ, और वो स्टीरअप हुआ। तो ये सारे, ये चैनल सेक्शन में भी बहुत सारे लेंथ ब्रेथ यानी डायमेंशन अलग अलग होते हैं। तो ये सारे डायमेंशन के लिए आप क्या यूज करोगे? तो यही सारे डायमेंशन के लिए कंपनी जो होता है वो यूज करता है एक टेबल यूज करता है। आपके अनुसार से मार्केट में स्टील अवेलेबल नहीं होगा। आप चाहोगे कि इतना छोटा स्टील मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा। जब कंपनी में बनता है स्टील तो उसकी एक डायमेंशन फिक्स होती है कि इतना ही डायमेंशन के बनेगा। वो कहाँ पे आपको मिलेगा? तो वो उस चीज़ को आइडिया देगा आपको स्टील टेबल। और स्टील टेबल एक इंडियन मतलब IS टेबल जिसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टेबल जिसको बोलते हैं, IES रिकमेंडेड करता है, ठीक है ना। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है ना, वो रिकमेंडेड करता है, ठीक है। तो उस टेबल यानी इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आपको स्टील टेबल, ठीक है ना। हाँ, इस स्टील टेबल के अनुसार ही सेक्शन मिलेगा। और इस स्टील टेबल में ये मेंशन रहेगा कि इस सेक्शन का क्या डायमेंशन होने वाला है, इस सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, नेट एरिया कितना होगा, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कौन कौन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पे गिवन रहेगा और ये आपको पता चलेगा स्टील टेबल से। हाँ,
तो सारे कंपनी के पास एक ही टाइप के स्टील टेबल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ यूनिक कंपनी जैसे टाटा, जिंदल, ये दोनों ऐसे कंपनी होते हैं, और भी कंपनी होंगे लेकिन मेजर रूप से ये दोनों ऐसे कंपनी होते हैं ना कि इनकी खुद का स्टील टेबल होता है, क्योंकि इन लोग ने खुद अपना IES रखता है और वो रिवाइज करता है। और ऐसा नहीं कि IES जो वहाँ पर स्टील टेबल बनाया जाता है पूरे इंडिया के लिए जो वैलिड है उससे पूरा डिफर करता है, नहीं, दोनों का लगभग सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत का फ्लैक्चुएशन आता है। तो इस चीज़ को आप बड़े ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि स्टील टेबल क्या है। तो स्टील टेबल से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि स्टील टेबल से आपको किसी भी सेक्शन का डायमेंशन पता चलेगा, वो सेक्शन कितना लेंथ में अवेलेबल है, किस किस डायमेंशन में अवेलेबल है, उस डायमेंशन को उसकी एरिया क्या होने वाला है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, ठीक है ना, ये सारे चीज़ आपको पता चलेगा। चलिए अब बताइए कि बहुत सारे सेक्शन आ गए, इतने सारे सेक्शन आ गए और ये सारे कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी से सेक्शन ही निकलते हैं। अब इस सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यही तो इंजीनियरिंग की ब्यूटी है, सेक्शन बनाएगा कंपनी, यूज करेगा उसको सिविल इंजीनियर। देखिए कितनी बड़ी ब्यूटी है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ, सारे एनिमेशन से समझ आया। तो बताओ कि यहाँ पे जितने भी सेक्शन अवेलेबल होंगे, सेक्शन का सारा आइडिया आपको देगा, स्टील टेबल। तो आपको यहाँ से स्टील टेबल हर हाल में खरीदने की जरूरत पड़ेगा, और उस स्टील टेबल का नाम है, देखो मेरे पास एक स्टील टेबल है, यही स्टील टेबल आप लोग को लेने की जरूरत पड़ेगा, स्टील टेबल R अगोर का। आप बढ़िया से इस चीज़ को आप देख लो, R अगोर का यही एक स्टील टेबल आप लोग को लेना पड़ेगा। स्टील टेबल से बार बार बोल रहे हैं, क्या चीज़ समझ आएगा, स्टील टेबल से स्टील सेक्शन का पता चलेगा, डायमेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब चीज़ आपको पता चलेगा, एरिया, ठीक है ना, कितना लेंथ में अवेलेबल है, कितना ब्रेथ में अवेलेबल है, किस किस डायमेंशन में अवेलेबल है, ठीक है ना। हाँ चलो, और पूरे इंडिया में एक ही स्टील टेबल चलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नहीं, लेकिन कुछ कुछ खरखा कंपनी है। चलो इतना बात आपको समझ आता है। अब यहाँ पे स्टील सेक्शन का हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, बनाने के लिए, कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है ना। स्टील सेक्शन को जब स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करेंगे और स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन जाएगा, तो यही सेक्शन को हम लोग वहाँ पे मेंबर बोलने लगेंगे। देखो बड़ा आसान से, पीने के लिए यूज करेंगे तो पानी, हम लोग उसको भगवान पर चढ़ाएंगे तो जल। अभी कंपनी से निकल रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं सेक्शन, और कंपनी से निकलने के बाद अगर उसको किसी स्ट्रक्चर में बना देंगे, तो वो कहलाने लगेगा, बन के स्ट्रक्चर तैयार होगा तो वो कहलाने लगेगा मेंबर, ठीक है ना। हाँ, यानी किसी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा तब उसको बोलेंगे मेंबर, और अकेला है तो उसको बोल देंगे सेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टेड पेपर है, अगर इसको सलीके से पढ़ेगा तो यही स्टील सेक्शन का यूज कर करके वैरायटीज ऑफ बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ठीक है ना। हाँ अच्छा, एक बात और आता है कि सर आप स्टील का ही स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हो और कहीं दूसरा चीज़ का क्यों नहीं बना रहे हो। तो स्टील का स्ट्रक्चर बनाने के पीछे के लॉजिक ये है कि ये स्टील का स्ट्रक्चर जब बनता है तो बहुत इकोनॉमिकल होता है। सबसे पहले तो ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, ठीक है ना, और स्ट्रेंथ देता है, अच्छा स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और भी स्टील का स्ट्रक्चर बहुत इजीली और कम समय में हम लोग को तैयार हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे बनाना है अचानक कि 10 दिन में एक बिल्डिंग, 10 तल्ला बिल्डिंग बनाओ, मतलब 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाओ, तो इतना आसानी से कंक्रीट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, पता चला कि रतिया के बनाया भोरवे में गिर गया, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब स्टील से बनाओगे तो आसानी से इसको फैब्रिकेट कर करके बहुत कम समय में क्या कर सकते हो, आप बिल्डिंग बना सकते हो, मल्टी स्टोरी, ठीक है ना। या कहीं अचानक से तुरंत टावर बहुत बड़ा बनाना है, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्टील सेक्शन का यूज करके बना लेंगे तो बहुत जल्दी बन जाता है। दूसरी बात, हाई राइज जब बिल्डिंग बनाना चालू करोगे ना, हाई राइज कहने मतलब बहुत ऊंचा बिल्डिंग जब बनाना चालू करोगे ना, तो वहां पे आपको स्टील की जरूरत पड़ेगा। आरसीसी ये सब क्या होगा, वहां पे उतना मतलब सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हाई राइज बिल्डिंग में भी स्टील का ही यूज होता है, स्टील सेक्शन का। इसकी बहुत सारे एग्जांपल है, आप इसका जीता जाता एग्जांपल देख रहे हो गया, मतलब कहाँ पे है, बंगाल में एक हावड़ा ब्रिज है, देखोगे पूरा का पूरा स्टील का बना हुआ। एक उर्ज खलीफा है, ठीक है ना, वो भी स्टील का बना हुआ मेंबर है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे चीज आपको मिलेगा कि मतलब
मतलब जैसे रेलवे स्टेशन चले जाओगे, अरे ओवर ब्रिज, यहाँ पे भी देख पा रहे हो ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज जो होते हैं, ओवर ब्रिज नहीं देखे हैं, वहाँ पे भी स्टील का सबसे ज़्यादा यूज आएगा। आप अगर रेलवे स्टेशन चले जाओगे, अगर आप रेलवे स्टेशन चले जाओगे तो आपके मैक्सिमम स्टील का बात समझ आने लगेगा, पूरा तो नहीं लेकिन स्टील का सेक्शन क्या क्या होता है, कैसे कैसे फैब्रिकेट करके बनाया गया है, वो सारा चीज़ पता चलेगा। तो एक ही बात आपको समझना है कि स्टील सेक्शन का यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर क्या चीज़ के लिए हो सकता है, तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस से, किसी पार्टिकुलर काम से। जैसे समझ आया कि अगर हमको टावर बनाना है तो भी एक स्पेशल पर्पस है, टावर है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावर भी हो सकता है, ठीक है ना। हमें बिल्डिंग बनाना चाहिए, अलग स्पेसिफिक पर्पस है। तो आप स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस से वो चीज़ को डिजाइन करना, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे स्टील का मतलब समझ गया कि स्टील क्या है, एक एलॉय है। क्या है? एलॉय है। एलॉय है किसका? तो बोला कि आयरन का और कार्बन का एलॉय है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर। किसका कॉम्बिनेशन है? मेंबर्स का। विच इज डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। उसको किसी खास काम के लिए वो बनाया जाता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर, कॉमा इज नोन एज स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर यहां पे हम बना रहे हैं किसका बाबू? तो हम लोग को स्टील का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? स्टील का, ठीक है ना। हाँ, स्टील का स्ट्रक्चर का अभी चलेंगे, एडवांटेज चलेंगे, डिसएडवांटेज चलेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी चलेगा, उसमें पूरा बताया जाएगा। आप यहाँ पे एक स्लाइड बहुत सारे देख पा रहे हैं, वैरायटीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये स्टील स्ट्रक्चर किस पर्पस से बनाया गया, ये स्टील स्ट्रक्चर किस पर्पस से बनाया गया, यानी अलग अलग स्टील स्ट्रक्चर आप यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे होंगे। अभी तक हम लोग क्या किए कि इस स्टील सेक्शन को जोड़ करके हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए डिजाइन करना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग डिजाइन करना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा डिजाइन का मतलब समझते हैं। डिजाइन का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे। देखो, डिजाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे इस कंडीशन के लिए, इस जगह के लिए आपको किसी भी चीज को अगर बनाना है तो यहाँ पे आप जो बाहर से लोड लगा रहे हो, लोड कहने का मतलब ये नहीं समझ आता कि लोड का मतलब नहीं समझ आता है, तो आप ये समझो कि आप यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर जिस काम के लिए बना रहे हो उस काम के लिए कितना सूटेबल होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस की अप्लाई होगी, यहाँ पे हवा कितना आ रहा है, अर्थक्वेक कितना बार आ रहा है, और भी मतलब बहुत सारे चीज़, यहाँ पे कितना वाइब्रेशन, बगल रोड में अगर बहुत हाईवे गुजर रहा है तो यहाँ पे वाइब्रेशन कितना आएगा, ये सब चीज़ को ध्यान में रख करके कोई बिल्डिंग को या कोई भी स्ट्रक्चर को बनाना ही क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाता है। तो ये सब चीज़ को आप कैलकुलेट करोगे बैठ के नहीं, ये भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है। इसके लिए भी आपको एक ज़रूरत पड़ेगा कोड बुक के, जो ऑलरेडी आपके काम IES कर रखा है, ठीक है ना। तो उसके लिए डिजाइनिंग के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा IS कोड को, ठीक है ना, IS कोड को। और IS कोड आपको डिजाइनिंग के लिए ही लेना पड़ता है, आपको IS कोड को। और आपके लिए जो IS कोड होगा वो 2 तरह के मार्केट में IS कोड अवेलेबल होगा। चलो, IS कोड आपके मार्केट में 2 तरह के अवेलेबल होगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट तो पगलाते रहते हैं कि सर IS कोड खरीदे, का करे का नहीं करे। तो अभी सुन लीजिए आप लोग, IS कोड बाजार में आपको 2 तरह के अवेलेबल होगा, ठीक है ना। IS 800 1984, और एक आपको मिलेगा IS 800 2007। तो आपको ये 2007 वाला जो होता है वो LSM के अनुसार दिया हुआ है,
ठीक है ना, लिमिट स्टेट मेथड के लिए दिया हुआ है। और IS 1984 जो है वो आपको WSM के लिए दिया हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है WSM, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 1984 वाला खरीदें। लेकिन एक बात और, आप स्टील टेबल इतनी मोटी बुक होती है, ठीक है ना, तो वो बुक की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो डाटा की रिक्वायरमेंट होगी वो डाटा आपको हम एक जगह पर कलेक्ट करके PDF फॉर्मेट में हम आपको देते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, नहीं लगता है कि ज़रूरत हमको लेवे करेंगे, ठीक है ना, तो ले लीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग को ये लग रहा होगा कि सर अभी अंडरलाइन कर करके पढ़ेंगे ना तो एग्ज़ाम में ले जाने के लिए अलाउड होगा। ऐसा नहीं, हम लोग को टाइम में 2019 में तो ले जाने का अलाउ था, लेकिन ये जल्दी ही मतलब इसके जस्ट पहले वाला जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके जस्ट पहले वाला मतलब सेशन के लिए क्या हुआ था कि IS कोड बाहर ही रखवा दिया था, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए ले जाने कभी कभी देता भी और नहीं भी देता, पिछला बार तो नहीं ले जाने दिया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम डाटा को आप कोशिश करोगे कि जो डाटा ज़्यादा यूज आ रहा है IS कोड का उसको आप याद कर लोगे। कोड के भरोसे मत बैठो, क्योंकि SBT कभी कभी धोखा भी दे देगा। तो आपके लिए IS कोड क्या लेना है, IS 800 1984 अगर लेना चाहोगे तब, क्योंकि यही आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो एक बात समझ आया, स्टील टेबल से आपको पता चलेगा सेक्शन के बारे में और IS कोड से आपको पता चलेगा डिजाइनिंग के बारे में, ठीक है ना, कि आपको विंड लोड कितना, यहाँ पे हवा कितना लेना, हवा का कितना लोड आएगा, लाइव लोड कितना आएगा, डेड लोड कितना आएगा, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बातें होंगे, लाइव लोड, डेड लोड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या, बहुत सारे चीज़ बताया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्टेट, अल्टीमेट स्ट्रेस, सब चीज़ बताया जाएगा एक एक करके। अभी हम इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है, क्या लेना है, क्या ज़रूरी है, स्टील टेबल क्या जानकारी देगा, IS कोड क्या बताएगा, IS कोड कौन वाला लेना है, IS कोड से क्या लाभ होगा, डिजाइनिंग का लाभ होगा, स्टील टेबल से स्टील सेक्शन का लाभ होगा। चलिए, इतना बात तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम लोग डिजाइनिंग का मतलब समझ गए। अब स्टील का मतलब भी समझ गए, स्टील एक अलॉय है। स्ट्रक्चर का मतलब समझ गए कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर है। और डिजाइन कहने का मतलब वहाँ पे सारे सिचुएशन के अनुसार सही तरीका से मतलब हम लोग को बना देना ही क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। डिजाइन का एक ही, जब कभी भी आपके डिजाइन की दिमाग में आए तो आपको दिमाग में दो ही बात गूंजना चाहिए। पहला तो आपको देखना चाहिए शेप। डिजाइन का मतलब ही होता है, पहला देखना चाहिए शेप और दूसरा देखना चाहिए इकोनॉमिकल। इसी पर पूरा टॉपिक चलेगा, शेप एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल के मीनिंगवा देख लीजिएगा, ठीक है ना, इकोनॉमिकल, ठीक है ना, सेफ एंड इकोनॉमिकल। पहले सस्ता देख लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। पहले आपको सेफ्टी, एज ए इंजीनियर, एज ए डिज़ाइनर, आपको सबसे पहले सेफ देखना, सुरक्षित है कि नहीं। और अगर सुरक्षित है तो वो सुरक्षित, उतना सुरक्षित कितना कम से कम पैसा में अवेलेबल होगा, दैट इज़ डिजाइनिंग, ठीक है ना। तो डिजाइनिंग का मतलब भी समझिएगा, सेफ एंड इकोनॉमिकल। सबसे पहले क्या देखना, सेफ देखना, उसके बाद देखना इकोनॉमिकल। पहले इकोनॉमिकल नहीं, पहला प्रायोरिटी इसको देंगे, दूसरा प्रायोरिटी इसको देंगे, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ आपको समझ आया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अब हम लोग सिलेबस की ओर आते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। ये हुआ आपकी स्टील का इंट्रोडक्शन, स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन का मतलब क्या होता है। अब हम लोग स्टील का यूज करके हम लोग स्टील का यूज कैसे कैसे करेंगे। अब बताओ, इतना बड़ा बड़ा सेक्शन आएगा, सारे का डायमेंशन होगा, सारे बहुत सारे टाइप्स डायमेंशन में अवेलेबल होंगे, सबका अलग अलग नाम है। तो ये सारे का हम लोग क्या करेंगे, ये सारे का हमको बनाना है छोटे को घर और बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन है। तो हमको कौन ज़रूरी है कि उसमें एक ही सेक्शन यूज होवे, सेक्शन को जोड़ना पड़ेगा, सेक्शन को काटना पड़ेगा। जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे कि हमारा मतलब स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होगा, इस सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आपके सिलेबस में बिल्कुल सिस्टमेटिक दिया हुआ है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया है, जो आपको स्टील स्ट्रक्चर में यूज आने वाला है बेसिक टर्म, उसको आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया गया है। जैसे लोड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, ठीक है ना, लोड के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप्स के लोड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील के जब तक प्रॉपर्टीज़ बढ़िया से नहीं जान पाओगे तब तक स्टील के स्ट्रक्चर के डिज़ाइन कैसे बढ़िया से कर पाओगे, इसीलिए आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी देना है। आईएस कोड के बारे में उसमें स्टडी करा दिया गया है, स्टील टेबल के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। यानी इंट्रोडक्शन में और कितने टाइप्स के सेक्शन का यूज करेंगे सब सेक्शन सब पढ़ा दिया गया आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन से आपके ऑब्जेक्टिव 1 से 2 रहने का चांस मैक्सिमम रहती है। इससे सब्जेक्टिव भी 4 नंबर वाली सब्जेक्टिव भी पूछने का चांस रहता है। ये हुआ आपकी स्टील का इंट्रोडक्शन का मतलब पहला यूनिट, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। यूनिट सेकंड में जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको आएगा कनेक्शन। यूनिट सेकंड में जैसे इंटर करोगे कनेक्शन, और कनेक्शन कहने का मतलब जैसे कोई भी अगर आपकी स्टील का सेक्शन है तो स्टील का सेक्शन किसी भी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कभी कभी स्टील का सेक्शन काटना पड़ेगा, कभी कभी स्टील का सेक्शन जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगा फास्टेनर की, क्या चीज़ का, फास्टेनर का। और फास्टेनर में या तो नट ला सकते हो, या तो बोल्ट ला सकते हो, या तो रिविट ठोक सकते हो, या तो वेल्डिंग मार सकते हो कि नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि कनेक्शन एक जो टॉपिक है वो पूरे स्टील स्ट्रक्चर के लिए ये बेसिक माना जाता है, ठीक है ना। हाँ, इसको आप जितना ढंग से पढ़ोगे उतना बढ़िया होगा। और कनेक्शन से मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चंस रहता है। एक क्वेश्चन रहे, 2 क्वेश्चन रहे, इससे रहेगा ही रहेगा। इससे क्वेश्चंस मिलना ही है, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस मिलना ही है, ठीक है ना। हाँ, तो कनेक्शन अगर करना है तो 2 मेंबर को कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या तो वेल्डिंग मार के जोड़ेंगे, या तो रिविट ठोक के जोड़ेंगे, ठीक है ना। कभी कभी रेलवे स्टेशन जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पर रिपीट ठोका हुआ है, ठीक है ना, रिविट, ठीक है ना। उसके बाद बोल्ट भी कहीं किया जाता है, ठीक है ना, नट बोल्ट से भी कसा रहता है। अब देखिएगा कि वहाँ पे बिल्डिंग भी मराता है। तो आपको यहाँ से पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि कब हमको रिविट ठोकना है, कब हमको वेल्डिंग करना है, कब हमको नट बोल्ट से कस के काम चलाना है, ठीक है ना। ये सारे बात हमको बताएगा कनेक्शन। उसके बाद हम लोग रिविट ठोक रहे हैं तो क्या स्ट्रेंथ आने वाला है, वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेंथ आने वाला है, वोल्ट से कस रहे हैं तब क्या स्ट्रेंथ आने वाला है, किस कंडीशन में फेल करेगा स्ट्रक्चर, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा कनेक्शन की। और कनेक्शन एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब कनेक्शन करके मेंबर बना लेंगे तो आपको आएगा एक पढ़ना पड़ेगा कौन सा मेंबर टेंशन है और कौन सा मेंबर कंप्रेशन है, ठीक है ना। कौन सा मेंबर कंप्रेशन है, कौन सा मेंबर टेंशन है। तो डिजाइनिंग पढ़ना है, डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर और डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ का डिजाइनिंग के बारे में आपको पढ़ना है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है। तो डिजाइनिंग अगर देखा जाए तो मेजर रूप से यही 3 यूनिट है जिस पर कमांड करेंगे। 3 यूनिट अगर कमांड हो जाएगा तो वो सारे यूनिट जो है बहुत इजीली एंड स्मूथली कमांड हो जाएगा। क्योंकि बीम और कॉलम आप वहाँ से भी पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत, कहाँ से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, ठीक है ना। हालांकि उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उसकी कोई चर्चा यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे स्टील में क्या पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा होगी, ठीक है ना। हाँ, जो भी वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो भी चीज़ यूज आएगा वो चीज़ यहाँ पे पूरा तरह से बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि ये चीज़ वहाँ पढ़ के आए हैं यहाँ पे आपको अब नहीं पढ़ाया जाएगा मान के चलते कि पढ़ के, ऐसा नहीं। हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, वहाँ से पढ़ाना चालू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर भी हम लोग को पढ़ना है, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर भी पढ़ना है, बीम भी पढ़ना है, ठीक है ना, कॉलम भी पढ़ना है, ठीक है ना। और एक यूनिट और पढ़ना है, रूफ ट्रस पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, रूफ ट्रस,
ठीक है ना। हाँ, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से न्यूमेरिकल कन्फर्म रहता है, यहाँ से न्यूमेरिकल कन्फर्म रहता है, यहाँ से न्यूमेरिकल कन्फर्म रहता है, और कॉलम से एक न्यूमेरिकल कन्फर्म रहता है। यानी अगर देखा जाए, और ये न्यूमेरिकल आपको 6 नंबर में कन्फर्म की बात कर रहा है, ये सब जो 6 नंबर की न्यूमेरिकल यहाँ से कन्फर्म होती है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का वेटेज जो मिलने वाला है वो आपको यहाँ से मिलेगा, कनेक्शन से मिलने वाला है और डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर से मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ, ये सब चीज़ ये सबसे भी रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेबल टॉपिक जो है वो कनेक्शन है और डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर है, ठीक है ना। इतना बात आपको ये समझ आया, और ये बात समझने से पता चला कि सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करना है कनेक्शन के ऊपर। जितना ज़्यादा कनेक्शन पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बात आप ये भी जान लीजिए कि आपके लिए कौन सा बुक लेने की ज़रूरत पड़ेगा, कौन से स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, सेमेस्टर के समय कम है, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो आप AK उपाध्याय ले लो, लेकिन अगर सेमेस्टर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट अगर देखना चाहते हो तो LS नेगी के ले लो। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस बैंक भी है। जो हम मटेरियल बता रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मतलब सेमेस्टर बेस मटेरियल भी रहेगा, और थोड़ी बहुत समय को देखते हुए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रा सा भी टेंशन ना लेंगे, क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन के लिए मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और हम आपके मेहनत कराएंगे। ये नहीं कि हमारा ऊपर छोड़ के आप सुतल रहिए, नहीं, हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। ये स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन एक ऐसा पेपर है कि इसमें कुछ डाटा को आप याद करना पड़ेगा, और जब कुछ डाटा को आप जब याद करके और मेरे साथ जुड़ करके मेहनत करोगे ना, तब लेकर डिजाइनिंग भी एक पेपर तक मज़ा आएगा, सब कुछ सामने दिखेगा। सिविल इंजीनियरिंग होने का एक ही तो ब्यूटी है कि सब कुछ सामने आपको दिखेगा, बस आपको देखने के लिए आपकी मन की आंख की ज़रूरत पड़ेगा, और वो मन की आंख कंटिन्यूअस मेहनत से आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी सारे बात समझने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि आप AK उपाध्याय का आप बुक लेंगे, और यहाँ पे देखने से यहाँ पे पता चल रहा है। अगर जिनको लगता है कि बुक आप पढ़वे करें, उनके लिए कोड क्या लेना है वो बता दिया, IS 800/1984 के लेना है, ठीक है ना। इतनी सारी बात आपको समझ आया, और अगले दिन से अगले वीडियो लेक्चर से अब हम लोग टाइम सिलेबस के ऊपर ज़्यादा बात ना करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, मतलब सिलेबस, सेमेस्टर के सिलेबस, ठीक है। हाँ, एक बात और, इसमें 4 नंबर में सारे के सारे थ्योरी रहेंगे, 6 नंबर में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, बाय देवे मतलब बाय लक, बाय चांस, बाय एनी मीन्स, ठीक है ना। कभी कभी 6 नंबर में एक थ्योरी आने का चांस है, लेकिन 6 नंबर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये टॉपिक को बहुत ढंग से कवर करेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग करेंगे, और या इसको बोल सकते हो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करेंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखेंगे। यही एक टॉपिक है जिसका ऑब्जेक्टिव देखते के साथ बनता है, डायरेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो आइए आज हम लोग यहीं तक फिनिश करते हैं, और अगला लेक्चर का आप लोग इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अगला लेक्चर जल्दी ही जाएगा, स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन से रिलेटेड, ठीक है। जो भी चीज़ है इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही।